नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। बिहार में इस बार जो अभी पलायन का मुद्दा चल रहा है वो बहुत ही जोरों से चल रहा है, क्योंकि पलायन का मुद्दा हमेशा से बिहार के लिए चिंता का विषय रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में बाढ़ से लोग त्रस्त हैं, लेकिन पलायन पर कोई भी नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, अभी तक इस पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। इस पे हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता आरसीपी सिंह। आइए उनसे जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, पलायन का जो मुद्दा है वो बहुत ही हमेशा से ये चला रहता है। बिहार के लोगों को हमेशा बाहर जाना पड़ता है अपने काम को लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो इसका रोक कैसे लगेगा, इस पर क्या काम किया जा सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। अगर पलायन का मुद्दा देखिए बिहार का, तो पहले भी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे बिहार के लोगों को, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपनियां थी, वो लोग हमारे लोगों को बाहर ले जाते थे गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के लिए। चाहे वो मॉरिशस आज आप जिसको देखते हैं, फ्रेंच गायना देखते हैं, पूरा का पूरा वेस्ट इंडीज़ का देखते हैं, सूरीनाम देखते हैं। वहाँ जो भी आज लोग हैं उनकी, वो जो सब लोग ज़्यादातर मूल रूप से हमारे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। तो उस ज़माने में उन लोगों के साथ जाति किया जाता था और उनको ज़बरदस्ती ले जाया जाता था, उनकी ज़मीन से उखाड़ के ले जाया जाता था। ये एक अलग बात है कि आज उस दुनिया में जहाँ भी हैं वहाँ पर अपनी मेहनत के चलते न सिर्फ उन देशों का विकास किया, बल्कि आज वहाँ वो शासन भी कर रहे हैं। आज आप दूसरी तरफ देखिए कि जब देश आज़ाद हुआ, शुरू में इतना पलायन नहीं था अपने प्रदेश से, लेकिन बाद में जैसे जैसे आबादी बढ़ी, लोगों के रोज़गार के अवसर जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं हुआ। इसके चलते यहाँ से लोगों का पलायन होने लगा। आपने देखा होगा कि पहले पलायन ज़्यादा पंजाब हरियाणा में होता था, उसके पहले लोग ज़्यादा बंगाल में जाते थे। धीरे धीरे आपका भारतवर्ष का कोई हिस्सा नहीं है, चाहे वो साउथ हो, चाहे वेस्ट हो, या ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, जहाँ कहीं भी जाइएगा देखिएगा कि हमारे बिहार के लोग वहाँ हैं और वहाँ के विकास में अपने तरह का योगदान दे रहे हैं। लेकिन उनके मन में भी एक टीस रहती है कि मैं अपने घर में जो कुछ करना चाहिए था मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आज बाहर हूँ। तो ये जो टीस है उसके पीछे कारण क्या है कि अगर बिहार में शुरू से ही अगर औद्योगिकरण पर और शहरीकरण पर जोर दिया गया होता तो यहाँ भी शहरों का विकास होता, औद्योगिक शहरों का निर्माण होता, तो लोगों को रोज़गार मिलता, तो इनको बाहर नहीं जाना पड़ता। लोग अपने यहाँ यहीं रह करके यहीं काम करते, यहीं उनकी रोजी रोटी चलती और निश्चित रूप से वो अपना जो एक सकारात्मक भूमिका समाज के और प्रदेश के निर्माण में निभाते। सर, जैसा अभी आप देख रहे हैं कि बिहार बाढ़ से त्रस्त है, बाढ़ से इतनी ज़्यादा नुकसान हो चुका है बिहार को, तो अब वहाँ से लोग फिर से पलायन करने के अब ये लग रहे हैं। तो बाढ़ का भी एक समस्या आपको क्या लगता है कि इस पर जो, क्योंकि कोसी नदी हमेशा से लोग बिहार का शोक बोलते हैं, तो इस पर कोई काम किया गया? सरकार पिछले बहुत सालों से सरकार इस पर काम क्या कर रही है? क्योंकि आप रहे हैं संगठन में, आपने बहुत कुछ देखा है इस बिहार में, अब इस पर क्या किया जा सकता है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। पहले के ज़माने में दुनिया में बहुत सारे देश थे जहाँ की वहाँ नदियाँ जो है श्राप मानी जाती थी। चीन के बारे में आप सुना है, उसकी सबसे बड़ी नदी थी, पूरा उस श्राप माना जाता था। बिहार में कोसी। आप बताइए, नदी तो साहब श्राप दे ही नहीं सकती, लेकिन नदी की जो पूरा का पूरा जो व्यवस्था अपने यहाँ है उसमें हमेशा जो है बड़ा ही भयानक तरह का जो है रूप पैदा होता है। जान माल का नुकसान होता है, लोगों को इतना बड़ा नुकसान होता है कि उनको लगता है कि मैं फिर से अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू करूं। और आसान लोगों को दिखता है कि मैं बाहर चला जाऊंगा तो मैं कुछ काम करूंगा। देखिए, इस समस्या का परमानेंट निदान होना बहुत ज़रूरी है। आज 75 वर्ष हो गए अपने देश के आज़ाद हुए, हम लोग बिल्कुल अमृत काल में इंटर कर गए हैं। 2047 तक प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो जब भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब हमारा बिहार विकसित प्रदेश बनेगा। और विकसित प्रदेश कैसे बनेगा? जब हमारा पूरा का पूरा 22 जो ज़िला है बिहार का, नॉर्थ बिहार का, वो पूरा का पूरा बाढ़ से प्रभावित रहता है। हर एक वर्ष ये बाढ़ आकर के सब चीज़ को समाप्त कर देता है। तो इसका तो परमानेंट जब सोल्यूशन आप निकालिएगा तभी तो उसका विकास होगा। और ये अच्छी बात है कि जो इस बार केंद्रीय बजट पेश किया गया था उसमें उसका परमानेंट निदान कैसे हो उसके बारे में चर्चा भी है
उसके बारे में बजट का भी प्रावधान किया गया है। तो मैं तो केंद्र सरकार में और राज्य सरकार, चूँकि दोनों जगह एनडीए की सरकार है, तो मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि बहुत अच्छा समय है। और बाढ़ का जो मूल कारण है कि जो नेपाल से सारी की सारी जो नदियाँ आती है, नेपाल में जब बारिश होती है तो विभीषिका हम लोग झेलते हैं। तो जहाँ से भारतवर्ष और बिहार की जहाँ से भूमि शुरू होती है, वहीं से हम लोग को इस प्रकार का परमानेंट मजबूत स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि भाई कितना भी बाढ़ आए तो हमारे इलाके में पानी ना फैले। और एक दूसरी बड़ी समस्या देखिए क्या है कि जो हमारा फरक्का का बराज जो बन गया, फरक्का बराज के बनने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हुआ तो बिहार को हुआ है। क्योंकि जो गंगा नदी पूरा का पूरा आप अगर देखिएगा तो पूरा गाद से भरा हुआ है। कुछ वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय के केंद्र में जो मंत्री थे इरिगेशन डिपार्टमेंट के, उनके साथ पूरा फरक्का तक हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करके बताए थे कि भाई ये हर एक वर्ष अगर गाद भरता जाएगा तो गंगा नदी का तो जो पूरा का पूरा जो तलहटी है जो ऊपर आ रहा है, तो कुछ भी पानी अगर आएगा तो पानी फैल जाएगा। तो फरक्का से जो समस्या आ रही है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। बार बार हम लोग मांग करते हैं कि फरक्का पर जो हुआ निर्णय उस पर सोचा जाना चाहिए कि आखिर आगे आने वाले समय में जो गंगा नदी बिल्कुल अगर बराबर हो जाएगी तो समझिए और विभीषिका कितनी बड़ी होगी। तो दो चीज़ का इसमें किया जाना है। एक तो जो हमारे जो जितनी नदियां हमारे नेपाल से आती हैं उन पर परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए जितना पैसा लगे साहब, देखिए आखिर पैसा संसाधन होता काहे के लिए कि भाई अगर कोई समस्या का आपको पता है, देखिए वो कोई सिर्फ जो कहिए ना कि ये कई और प्रदेशों में क्या होता है कि बाढ़ कुछ वर्षों में एक बार आती है, ये तो परमानेंट हो गया ना। तो ये तो यहाँ की समस्या है जिसका निदान परमानेंट होना चाहिए। उस पर स्ट्रक्चर बनने में जितना खर्च हो, केंद्र सरकार मदद करे, राज्य सरकार मदद करे, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तब जा करके उस पर एक पूरी तरह से रूप खलेगा। और दूसरा जिसकी मैंने इस तरफ इशारा किया कि गंगा नदी में भी जब इतना गाद भर रहा है तो भाई इस पर भी सब लोग इसका स्टडी तो कर चुके हैं। अगर पूरा गाद से भर जाएगी तो बाढ़ की समस्या तो होगी, साथ साथ जो गंगा के साथ लोगों का लगाव है उस पर भी तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा ना। सर, नॉर्थ बिहार की बात आप कर रहे थे। नॉर्थ बिहार के लोगों के पास रोजगार की भी समस्या है। बाढ़ से जो पीड़ित होते हैं तो वो वहाँ मजदूरी करने, बहुत सारे शिक्षा व्यवस्था में नुकसान उठाना पड़ता है। तो क्या लगता है कि सरकार को नॉर्थ बिहार को लेकर के कुछ ऐसा पैमाना या पॉलिसी बनाना चाहिए कि उनके लिए उनकी जो जीवन यापन करने की, जो सृजन करने के लिए कुछ नियम ऐसे बनाने चाहिए ताकि वो अगर बाहर राज्य भी जाते हैं तो जैसे 4 साल पहले कोरोना आया तो उस समय कितनी महामारी के बाद भी पलायन का बहुत ही समस्या हुआ और बिहारियों को खासकर बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो क्या लगता नहीं है कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए जो बाकी के राज्यों में है। पंजाब जैसे राज्य में भी समंदर नहीं है लेकिन वहाँ भी औद्योगिकरण बहुत है। तो क्या बिहार में ऐसा हो सकता है या नहीं? बिल्कुल। देखिए अभी आपने देखा ना कि जो ये पंजाब से लेकर के अमृतसर से जो कॉरिडोर बन रहा है आपका कलकत्ता तक जो जा रहा है, हावड़ा तक, तो केंद्र सरकार ने जो 12 ऐसे जगह चुने हैं इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, उसमें गया को भी चुना है। भाई उसके आसपास समझिए कि बहुत बड़ा समझिए कि यूनिट सब लगेगा और फूड प्रोसेसिंग वगैरह लाइट उसके बारे में उस पर सोचा जा रहा है। तो कई लाख लोगों को वहाँ रोज़गार मिलेगा। आपने सही बात रखा है। मैं चूँकि आज की तारीख में ज़रा सोच देखिए प्रधानमंत्री जी की कि बिहार से जो मंत्री बनाए गए हैं, हमने कई बार इसकी चर्चा की और मैं जानबूझ कर चर्चा कर रहा हूँ इस चीज़ को कि माननीय गिरिराज बाबू मंत्री हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर कहीं हैं तो वो है टेक्सटाइल में। और ये बिहार के लिए साहब कितना बड़ा न्याय है कि आज तक जितने भी टेक्सटाइल पार्क बने हैं, आज तक 53 टेक्सटाइल पार्क बन चुका है या बन रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की योजना बनाई है जो 7 जगह बनना है। बताइए साहब उसमें बिहार का नाम नहीं है। तो मैंने गिरिराज जी से अनुरोध किया कि भाई प्रधानमंत्री जी के सामने इस बात को रखिए कि हमारे बिहार से लोग पलायन करके बाहर जाते हैं। हमारी इतनी बड़ी 13.5 करोड़ की आबादी है, कितने कपड़ों की ज़रूरत है। तो अगर एक मेगा टेक्सटाइल पार्क उत्तर बिहार में और एक मेगा टेक्सटाइल पर दक्षिण बिहार में अगर कर देते हैं तो निश्चित रूप से कम 5 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आप देखिए जरा, आज चिराग पासवान जी फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर हैं। अच्छा बात है कि आज जो है वो गया में फूड प्रोसेसिंग पर आ रहा है, लेकिन पूरा का पूरा देखिए जितना मेगा फूड पार्क आप नॉर्थ बिहार में देखिए, कितने बड़े बड़े हमारी जो है नदी का वो है जिसमें कितनी मछलियां हैं, पूरा का पूरा हमारा मखाना है, लीची है, आम है, क्या नहीं है। और
कितने तरह की फसलें हैं। तो फूड प्रोसेसिंग का जब मेगा फूड पार्क हमारे जितने भी कमिश्नरी हेडक्वार्टर उसमें बनाइएगा तो लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देखिए आज की तारीख में क्या कहा कि रोजगार कहाँ मिलेगा, जहाँ उद्योग धंधे लगे जिसकी चर्चा आपने की, या जहाँ शहरीकरण होगा। और मैं एक बात बता दूँ, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है, फिर मैं कह रहा हूँ कि बार बार बिहार के बारे में लोग कह देते हैं कि सर यहाँ तो खनिज है ही नहीं, खान खदान बचा ही नहीं। ऐसा नहीं है। हम तो थे ना, स्टील मिनिस्टर थे, हमारे अंदर जो था नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था, हमने उनका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन देखा है। बिहार ही एकमात्र स्टेट है जी जहाँ एक नहीं दो ऐसी जगह लोकेशन है जहाँ पे सोने का भंडार है। कार्रवाई करने की जरूरत है ना। पूरा का पूरा रेयर अर्थ जिसकी आज की तारीख में जाते हैं, पूरा जो आप चिप्स माइक्रो चिप का इतना बड़ा दुनिया में आज कंपटीशन है, आज आप सेमीकंडक्टर की बात बोल रहे हैं, तो वही सारा का सारा तो रेयर अर्थ कहाँ पर है। वो अपना ले लीजिए गया से लेकर के पूरा का पूरा भागलपुर तक है, टंगस्टन यही है साहब। तो यहाँ इतने ज़्यादा इस प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। मैंने कई बार इस बात को कहा, लोग जानते हैं। तो अब देखिए हम लोगों का इस बात पर अब सोचने की ज़रूरत है कि इस पर काम होना चाहिए कि अगर ये है हमारे पास खनिज तो उसका दोहन हो, और उद्योग धंधे जो उसको लगे पहले की तरह नहीं कि खनिज यहाँ लग रहा है उद्योग कहीं, तो अगर इसके जो खनिज है उसका दोहन हो और उसी के आधारित अगर यहाँ उद्योग लगेंगे तो चाहे कृषि आधारित हो या खनिज आधारित हो, दोनों की संभावना है। और मैं बता दूँ आपको, मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि आगे भविष्य जो है ना देश में बिहार का है, क्योंकि हमारे क्या है, हमारी ज़मीन अच्छी है, हमारे पास जल का जो क्वालिटी है वो अच्छा है, हमारे लोग इतने मेहनती और परिश्रमी और मेधावी हैं। और मैंने बताया कि चाहे खेती हो या हमारे यहाँ खनिज हो, अपार संपदा है जी। अब समय आ गया है कि भाई अब उस पर काम करने की ज़रूरत है। सर जैसे पलायन का जो मुद्दा है वो तो अब आपने बहुत ही अच्छे से बताया, लेकिन जैसे अभी हाल फिलहाल ही बंगाल में स्टूडेंट को पीटा गया, इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का हमेशा जब भी हम बात करते हैं, मिलते हैं उनसे, तो उनके मन में हमेशा से यही रहता है कि काश हमारे राज्य में भी ये सब होता। तो इस पे मतलब इस पे कब नीति बनाने वालों में कब आंख खुलेगी उन लोगों की? देखिए ये दो तरह की बात है। सिर्फ ये तो पहली बार इस बार तो बंगाल, कई बार हमारे लोग महाराष्ट्र में कई जगह घटनाएं घटती। ये सब लोग भूल जाते हैं कि भारतवर्ष एक राष्ट्र है, एक संविधान है, और जितने भी इस देश के नागरिक हैं उनका मौलिक अधिकार है कि हम कहीं भी बस सकते हैं और कहीं भी रोजगार पैदा कर सकते हैं। तो ये तो जो संबंधित सरकारें उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इस तरह के जो बैरियर लगा देते हैं और इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं और सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो अच्छी चीज़ नहीं है। नंबर 1, उससे पूरा का पूरा जो एक राष्ट्र की जो भावना है ना वो कमज़ोर होता है। दूसरी बात, सही बात है, मैं ये भी चाहता हूँ कि भाई जो बड़ी बड़ी परीक्षाएँ होती हैं, हमारे बच्चे काहे बाहर देने जाते हैं, इसलिए भी देने जाते हैं कि यहाँ सेंटर नहीं रहता। ऐसा पता चला सेंटर कहाँ है तो बंगाल में है, सेंटर कहाँ है तो मुंबई में है, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। तो भाई जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जब हमारे बिहार के बच्चे ही देते हैं, सेंटर यहाँ होना चाहिए। और सबसे बड़ी चुनौती तो अपने बिहार के लिए, बिहार सरकार के लिए, कि भाई आखिर क्यों। आज आप देखिए, इस पर तो सोचना पड़ेगा ना कि हमारे बच्चे बाहर परीक्षा देने जा रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। हम लोग क्या कम हैं क्या? हमारी बुद्धि कम है क्या? हमारा विवेक कम है क्या? अब समय आ गया है कि भाई आखिर जो मान सम्मान, जिस बिहारी मान सम्मान की हम लोग बात करते हैं, तो इस पर निर्णय लेने की ज़रूरत है। यहाँ कमी है क्या किसी चीज़ की? कमी सिर्फ मैंने बता ही दी आपको सब चीज़ का। उस पर अब काम करने का समय आ गया है, और देखिएगा वो समय आएगा। आज क्या होता है, बिहार में कॉन्ट्रैक्टर्स बाहर का है, आप देख रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर्स बाहर के हैं और हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। अच्छा, ये जैसे बहुत अभी हाल फिलहाल तमिलनाडु के सीएम बाहर गए उद्योग लाने के लिए, वो व्यापार के लिए, तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कभी इनवाइट करते हैं क्या? आपको लगता है कि उनको इनवाइट करना चाहिए? बहुत सारे औद्योगिक घराने हैं हमारे देश में, ताकि बिहार में वो कुछ अपना उद्योग लगा सके। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपने देखा वो गुजरात में जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ मुख्यमंत्री, तो वाइब्रेंट गुजरात, उनका समिट होता है, पूरे जो दुनिया में गुजरात के लोग हैं वो आकर के वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। आज गुजरात आके बढ़ गया, सब प्रदेश करता है। बिहार के बारे में बता दूं, देखिए ये बहुत लोगों को खराब लगेगा, लेकिन मुझे ही कहना बार बार पड़ता है कि 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो देश से कंट्रोल खत्म हुआ और लिबरलाइजेशन वाली एरा शुरू हुई, और उसी समय
चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या देश का हो, जितना भी, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक, जो आगे बढ़े, उस समय की बात सही आया है। बिहार में आज भी मैं बता दूं, मैं फिर बोल रहा हूं, लोगों को खराब लगेगा, लेकिन ये इस पर सुनना जरूरी है, आज भी बिहार आपका जकड़ा हुआ है। कोई भी हमारा बिहारी, कल भी हमारे पास एक साथी आए हुए थे, गुजरात में 3 यूनिट है, वो बोल रहा है कि सर मैं यहाँ हमारे जमालपुर कराने वाला मुंगेर का, कि मैं लगाना चाहता हूँ, लेकिन किसी प्रकार का वहाँ जो है, जो कहते हैं, देखिए कोई आपसे पैसे के लिए नहीं आता है, व्यवस्था की बात है। यहाँ पर कोई आता है उसको इतने तरह से डिस्करेज करते हैं। बिहार में बता दें आपको, अगर सिस्टम को खोल दिया जाए ना, खोलने का मतलब ये होता है कि आज जितने तरह का आप मांगते हैं कि इससे आप अनापत्ति लेनी है तो उससे अनापत्ति लेनी है तो वहाँ से करना, ये करना है। देखिए ये कहेगा, बोलिएगा लोगों को, कहेगा हमारा सिंगल विंडो क्लियरेंस है, लेकिन बता दीजिए कितने हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स का प्रपोजल नीतीश बाबू जब आए तब से यहाँ आया है, काहे नहीं लगा है? आपको बैठ करके देखना ना पड़ेगा। आप माहौल बनाइएगा ना, बड़े बड़े घराने तो छोड़ दीजिए, बिहार के लोग ही, मैं मिनिस्टर गया था दुबई, हमारा बिहार के बेगूसराय के एक सज्जन थे, 24 कंट्री में उनका अपना एक यूनिट चलता है, लेकिन अपना वो लगाना चाहते थे, बेगूसराय में नहीं लगा पाए। तो देखिए ये माहौल बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई। देखिए लोग बोलेगा कि बिहार में बड़ी जातीयता है, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जी हमसे ज़्यादा जातीयता है। हमारे पास देखिए क्या क्या एडवांटेज है, हमने बता ही दिया आपको। हमारे पास जल संसाधन है, मानव संसाधन है, भूमि है, हमारे लोग सब परिश्रमी है। भाई पैसे की कमी है ना, पैसा तो सब देश के पास, सब प्रदेश के पास कमी रहती है, तो आखिर सरकार होती काहे के लिए? कोई घर से पैसा लाता है क्या? तो देखिए अब बात करने का नहीं, काम करने का समय आ गया है, और करना चाहिए, करना पड़ेगा। नहीं तो इतनी बड़ी आबादी है साहब, कब तक लोग अपने लोगों को, आप बाहर जब जाते हैं उनको बंगाल की तरह स्थिति पैदा होने देंगे? अच्छा सर, बिहार को जो ये विशेष पैकेज मिला है, क्या लगता है कि उसको मतलब सरकार अच्छे से ये कर पा रही है, या क्योंकि बाढ़ आ गया है विशेष पैकेज, क्योंकि एनडीए की सरकार साथ में चल रही है, तो और हमेशा विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा था, तो क्या लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा जो बिहार को मिलता तो उससे ज़्यादा ये होता, या विशेष पैकेज से अच्छा काम हो सकता है? देखिए इस पर मैंने कई बार कह दिया है, विशेष राज्य के दर्जे की मांग की उत्पत्ति वित्त आयोग ने किया था, वित्त आयोग ने ही बंद करने लगा। देखिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए संसाधन। मैंने कहा बिहार में चाहिए आपको कैपिटल। अब कैपिटल कहाँ से आता है ये नहीं देखना है जी। इसलिए देखिए वो जो एक जो कहते हैं ना, एक जो कैसेट बजाना, वो कैसेट को बंद कर देना चाहिए। इतनी सुविधाएं, इतना पैसा मिलता। अब इस बार के बजट में लोगों ने क्या कहा भाई, आरोप लगा दिया कि बिहार का बजट है, आरोप लगा दिया ना वित्त मंत्री के ऊपर। तो देखिए हमारा कहना है कि अब बहुत हम लोग बात कर लिए, बहुत डिबेट हो गया, और काम करने की यहाँ सीम संभावना है, उस पर करना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना कि बिहार में हमेशा जो नन इशू है वो इशू हुआ पर रहता है। क्या लगता है सर, बिहार के आने वाले 10 साल में क्या भविष्य लगता है कि हमारे जो युवा हैं, क्या अब वो दूसरे राज्य में तो जाते हैं, क्या लगता है कि बिहार का भविष्य अब उज्जवल होगा या क्या होगा? बिहार का भविष्य मैंने जो आपको बताया चीज़ों के बारे में, एकदम उज्जवल होगा। हमारे युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने बता दिया कि भाई जिस प्रकार के यहाँ पर खनिज संपदा है, जिस प्रकार के हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर की संभावनाएं हैं, तो यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, निश्चित रूप से लगेंगे। तो सिर्फ बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर के लोग जो अभी ठेकेदारी करने आ रहे हैं ना, उनको यहाँ काम करने आना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ आरसीपी सिंह, और अगर आपको हमारा खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।